नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम होता है उसके फेज 12 के लास्ट शिफ्ट का मैथ्स का सोल्यूशन करने वाले हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी शिफ्ट का सोल्यूशन मिल जाएगा, तो डू चेक आवर प्लेलिस्ट। और उसके साथ साथ सीपीओ के जो सोल्यूशन चल रहे हैं वो भी काफी यूजफुल है। सीपीओ 2024 के काफी अच्छे प्रश्न देखने में आए हैं, तो आपके प्रैक्टिस में तो काम आएंगे ही आएंगे, साथ में आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही फेज वाले और सीपीओ वाले जो प्रश्न होते हैं वो सीजीएल से थोड़ा सा ऊपर होते हैं, यानी सीजीएल मेंस लेवल के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कैलकुलेशन उसमें बढ़िया सी होती है। तो ये प्रश्न करने ही चाहिए, क्योंकि टीचर्स आपको कोर्स भेजते हैं, ये सारे क्वेश्चंस वो अपने पेड कोर्स में बहुत अच्छा क्वेश्चन करके बताते हैं, बट दे नेवर से कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया। अगर वो कह देंगे तो वाई यू वैल्यू देयर कोर्सेज। अगर आप कोर्सेज की वैल्यू नहीं करोगे तो बिकेगा कैसे? आपको प्रचार भी तो करना है। तो इसी वजह से प्रीवियस ईयर को अगर अच्छे से करोगे, दैट्स व्हाई आई एम सॉल्विंग दीज पेपर्स फॉर यू, कि आपको ये पता रहे कि ये क्वेश्चन जब एग्जाम में देखने में आते हैं, जैसे मेनी ऑफ यू कमेंट कि सर मैं सीएचएसएल का पेपर देने गया, आई फाउंड द एग्जैक्ट क्वेश्चन, द डिक्टो क्वेश्चन एज यू सॉल्व इन हियर इन एक्सपेक्टेड सेट या हियर इन फेज 12। क्यों? क्योंकि उनने ये सेट किया, फिर उधर जाके जब एग्जाम देते हैं उनको सेम क्वेश्चंस देखने में आते। इफ यू गाइज हैव नोटिस, तो आपको पता होगा कि देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस ऑफ सीपीओ 2024 व्हिच वर डायरेक्टली बीन आस्क्ड इन सीएचएसएल एग्जाम। सेम डिट्टो डेटा पे कॉपी पेस्ट कर दिया। तो आपको प्रीवियस ईयर को क्यों करना चाहिए? इस वजह से यूजफुल होता है। दैट्स व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। लोग पागल बोलेंगे, बट जब तक एसएससी रहेगा या एनी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, बीट यूपीएससी या एसएससी, हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रोल बहुत ज्यादा होता है। बीट लेवल ऑफ क्वेश्चंस, बीट मेकिंग योर कॉन्फिडेंस हाई, बीट सॉल्विंग रिलेवेंट क्वेश्चंस, जो भी करना है। इस वजह से मैं एम्फेसाइज करता हूं। तो ऑलवेज ट्राई टू नोट डाउन, जॉट डाउन, नोट डाउन, जॉट डाउन बोलते हैं, जॉट डाउन दोज क्वेश्चन इन विच यू फाइंड डिफिकल्टी, या फिर जो डिफिकल्ट आपको लगते हो, जो अच्छे लगते हो, जहां पर ट्रिक्स यूज होती है। लाइक इन प्रीवियस आई हैव taught you some trick related to, हाँ, related to, what was it related to, something perpendicular or something like that, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है। वो सारे कॉन्सेप्ट बड़े, हाँ, परपेंडिकुलर से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट था। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी, मतलब न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। अभी तक एसएससी ने वैसे क्वेश्चन बहुत कम, रेयर चांसेस है पूछा, बट अगर आप ये पढ़े रहोगे, आपको 1 सेकंड का है कॉन्सेप्ट, 1 सेकंड का है, बट इफ यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस अ लॉट, तो आपको वहां प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्वेश्चंस कोई भी मुझे दिखे या आपको प्रॉब्लम तो करता है। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो चैनल का पर्पज है सिलेक्शन। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो मुझे मजा आएगा, नहीं सिलेक्शन लोगे तो मुझे मजा कैसे आएगा मेरे भाई? ठीक है, तो चलो पहले प्रश्न पे आते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। व्हाट इज गिवन इन फर्स्ट क्वेश्चन? क्या कहा गया? सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आइटम्स, सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आइटम्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 540 आइटम। प्रॉफिट 44% का होता है, तो वाई की वैल्यू बतानी। देखो, हमसे कहा गया वाई आइटम्स का कॉस्ट प्राइस बराबर 540 आइटम्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, यही तो कहा, सॉरी, वाई आइटम मैंने उल्टा लिख दिया, वाई आइटम्स का सेलिंग प्राइस। यहाँ पर थोड़ा सा मिटाने की जरूरत पड़ेगी, आपको नहीं, ये इन चीजों को। ठीक है, हाँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, वाई वस्तुओं का विक्रय मूल्य 540 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको बता, देखो, जो क्रय मूल्य के साथ लिखा है, जो विक्रय, जो क्रय मूल्य के साथ लिखा है वो विक्रय मूल्य हो जाता है, और जो विक्रय मूल्य के साथ लिखा है वो क्रय मूल्य हो जाता है। एक, जो क्रय मूल्य के साथ लिखा है वो विक्रय मूल्य होगा, और जो विक्रय मूल्य के साथ लिखा है वो क्रय मूल्य। यानी वस्तु का विक्रय मूल्य 540 है और क्रय मूल्य वाई। हमें पता है प्रॉफिट कितने का? 44% का। यानी हम कह सकते हैं वाई कॉस्ट प्राइस, इस पे 44% का फायदा, यानी 144/100, यानी 36/25। वाई का 36/25 आपको दिया गया 540 है, तो वाई की वैल्यू 36 से काटेंगे, 36 का नाम 36, 180, 36 पंचे 180, यानी वाई इज इक्वल टू हो गया 25 × 15, यानी 325। गॉट इट? एक शॉपकीपर है जो 3 स्कीम देता है, बाई 7 गेट 8, बाई 9 गेट 1 फ्री, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 15%। अगर लोवेस्ट डिस्काउंट कहां पे मिला है, आपको क्या फाइंड करना? लोवेस्ट, अंडरलाइन कर दिया। क्या फाइंड करना? लोवेस्ट, ये इस पे फोकस करना, लोवेस्ट डिस्काउंट फाइंड करना। देखो, अगर आपसे कहा जाए कि एक्स वस्तुएं खरीदो और वाई फ्री मिलती है, एक्स वस्तुएं खरीदने पे वाई फ्री, मैं ऐसा कॉन्सेप्ट करवा चुका हूं, तो वहां पे परसेंटेज डिस्काउंट होता है, जितनी फ्री मिली बट जितनी टोटल मिली और गुणे में 100। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि एक्स खरीदो गेट वाई, यानी एक्स खरीदने पे वाई मिलती है, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज वाई माइनस, मतलब डिस्काउंट परसेंटेज वाई माइनस एक्स, यानी जितनी वस्तुएं अतिरिक्त मिली बट जितने के लिए हमने टोटल
जितनी जितनी एक्स्ट्रा मिली बट जितना टोटल हमें मिली, टोटल कितने मिले वाई और गुड एस, ठीक है। 20% 15% का सक्सेसिव एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100 यानी 32%। अब ये कैसे आया, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100 करोगे मिल जाए। बाई 9 गेट 1 फ्री यानी कितनी फ्री, 1। टोटल कितनी हो जाएंगी, 9 खरीदी और एक फ्री की 10, 1/10 गुणे 100 कितना हो जाएगा 10%। पहले केस में बाई 7 गेट 8 कितनी मिल रही है 8, फ्री कितनी मिल रही है 1 गुणे में 100, 1/8 गुणे 100 यानी 12.5। अब आप देखो लोवेस्ट डिस्काउंट कहाँ है, पहले केस में 10%, तो स्कीम 1 में लोवेस्ट डिस्काउंट क्लियर हो गया। ताकि लार्जेस्ट नंबर जिससे पी को रिप्लेस किया जा सके, इस प्रकार के ये संख्या 4 से डिविजिबल हो जाए। आपको एक संख्या दी गई 87893P4, इस संख्या को किससे डिविजिबल बनाना है 4 से, ठीक। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए, यानी P4 is a number, P4 is a number which is divisible by 4 if we found P4, if we find P4 divisible by 4 then what can we say is कि 87 89 3 P4 पूरी 4 से कटे। अगर लास्ट के 2 डिजिट, इफ नंबर formed by last 2 digit of a particular number is divisible by 4 then whole number will be divisible by 4। यानी P4 अगर P की मैक्सिमम वैल्यू, P की सबसे बड़ी वैल्यू ले सकते हैं 9, क्या 94 4 से कटेगा नहीं, फिर 9 से 1 कम 84, 84 4 से कट रहा है बिल्कुल, यानी P की मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है 8, जिसके लिए 4, बस यही पूछा गया। x बराबर इतना दिया गया एक्स स्क्वायर, देखो अगर मैं x बराबर समथिंग आपको ऐसा दे दिया जाए, अब हम इसका स्क्वायर करते हैं 49, इसका स्क्वायर करते हैं 4√3 का स्क्वायर 48, मतलब आपको दिया गया x बराबर a प्लस माइनस जो भी दिया गया प्लस मान लेते हैं b और समथिंग c। अगर आपको इसका स्क्वायर करते हैं a स्क्वायर, रेशनल और इरेशनल दोनों पार्ट का वो करते हैं तो a स्क्वायर और इसका b स्क्वायर c, दोनों का डिफरेंस लेते हैं। अगर ये 1 आ गया, हमने रेशनल का स्क्वायर किया इरेशनल का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस लिया 1 आया, तो अगर x दिया गया तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल देना। अगर यहाँ प्लस होगा तो माइनस कर देना, माइनस होगा तो प्लस होगा, यहाँ पे माइनस था हमने प्लस कर दिया। अब आप पहले x प्लस 1/x निकाल लो तो रूट वाला कट जाएगा। अगर x प्लस 1/x 14 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 14 का स्क्वायर माइनस 2। P एक लैपटॉप Q को 25% लॉस पे बेचता है, Q R को 20% प्रॉफिट पे बेचता है। R ने 22,500 का खरीदा तो P का प्रॉफिट कितना था, कॉस्ट कितना था, हमने लिखा P, हमने लिखा Q, हमने लिखा R। P ने कुछ का खरीदा, Q को 25% लॉस पे बेचा, यानी P जितने में खरीदता है उसका 25% लॉस में बेचा, 25% लॉस मतलब इसके 3/4 को Q को, ठीक है। Q ने यही चीज 20% प्रॉफिट पे बेच दी, यानी इतने में खरीदा 20% प्रॉफिट पे, इतने पे खरीदा 20% प्रॉफिट, इतने पे खरीदा 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट का मतलब इसके 6/5 पे बेचते। और उसके बाद ये जो है C के लिए परचेज 22,500 का पड़ा, यानी कि C के लिए परचेज कितना, देखो Q के लिए क्रय मूल्य इतना, Q का लिए विक्रय मूल्य जो होगा वही तो R के लिए क्रय मूल्य होगा, क्योंकि Q ही तो बेचता है, यानी Q के लिए जो विक्रय मूल्य है वही P के लिए क्रय मूल्य के बराबर है, यानी ये बराबर दिया गया 22,500। इसी को सॉल्व करना, P की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व कर लो। देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है, 3 तिया 9, 9 से इसको काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 25 ये 2500, यानी P/10 बराबर 2500, तो P बराबर कितना हो जाएगा 2500 के बाद एक 0। गॉट इट। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड 15 किलोमीटर है स्टिल वाटर में, यानी बोट की स्पीड कितनी दी गई 15 किलोमीटर, वो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है और वापस आती है 4 घंटे में, तो आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताओ। 20 किलोमीटर गई 20 किलोमीटर आई, एक बात बताओ, अगर स्ट्रीम की स्पीड s हो तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी 15 प्लस s, अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी 15 माइनस s। क्लियर। हमसे कहा गया कि भैया वो 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम अगर जाती है, वो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है तो वापस आते टाइम अप स्ट्रीम हो जाएगा, यानी कि 20 को गई वो 15 प्लस s से, 20 को आई वो 15 माइनस s से, टाइम लगा 4 घंटे का, s की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखो 20 कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा कितना 15 माइनस एस इंटू 15 प्लस एस, 15 माइनस एस प्लस 15 प्लस एस यानी कि 30 बटे 15 प्लस एस इंटू 15 माइनस एस बराबर 4, 4 से ये घाटा 5 हो गया, यानी हमारा यहाँ से हो गया 150 और 15 प्लस एस 15 माइनस एस 225 माइनस एस स्क्वायर, यानी यहाँ से एस स्क्वायर 225 माइनस 150 यानी कि 75, यानी एस बराबर √75 यानी कि 5 रूट। स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई 5 रूट।
दो ट्राइंगल दिया गया, एंगल ए बराबर एंगल पी, ये भुजा ये कोण के बराबर है, एसी बराबर पी आर, एसी बराबर पी आर है। तो हम क्या कह सकते हैं, हमसे कहा गया कि सर्वांगसम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। आपको एक पता होगा कि अगर किसी त्रिभुज के दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, मान लो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है और इनके बीच के कोण बराबर है, तो हम कहेंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, पहला। दूसरा हम ये कहते हैं कि एक मान लो भुजा बराबर और इस पे दो कोण, त्रिभुज में दो कोण इस पे लाई करते हैं ना, एक भुजा पे दो कोण लाई करते हैं। तो मान लो ऐसे दिया जाए आपको कि ये भुजा बराबर हो गई और इस पे लाई करने वाले ये वाला कोण इसके बराबर हो गया और ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट। आपको क्या दिया गया, आपसे कहा क्या कि ये कोण बराबर है और ये भुजा बराबर है। अब हम इसको कॉन्ग्रुएंट बनाने के लिए दो तरीके कर सकते हैं, एक ये वाला, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाए तो भी कॉन्ग्रुएंट, या फिर जिन दो भुजाओं के बीच का ये कोण है वो दोनों भुजाएं बराबर हो जाए, तो एक भुजा तो बराबर है, ये कोण किन दो भुजाओं के, ए बी और पी क्यू के बीच बन रहा है, ए बी और पी क्यू और पी आर और एसी के बीच, तो ये भुजा तो ऑलरेडी बराबर है। तो अगर हम ये भुजा बराबर कर दें, यानी कि पी क्यू ए बी के बराबर कर दें, तो हमारा ये साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, जो मैंने पहले बताया साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, उससे सर्वांग सम हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया 3 sec पावर 4 थीटा प्लस 8 इज इक्वल टू 10 sec स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा में क्वाड्रेटिक बन रहा है, मैं क्या काम कर रहा हूँ, 3 sec पावर 4 थीटा माइनस 10 sec स्क्वायर थीटा प्लस 8 इज इक्वल टू 0 लिख रहा हूं। यहाँ पे 8 3 8 24, 24 के दो ऐसे गुणन जिनको जोड़ने पे 10 है, 6 और 4। हमने कहा 3 sec पावर 4 थीटा माइनस 6 sec स्क्वायर थीटा माइनस 4 sec स्क्वायर थीटा प्लस 8 बराबर 0। हमने 3 sec स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या मिलेगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 2, अब माइनस 4 कॉमन ले लिया, ये sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 बराबर 0। यहां से हमारा sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉमन ले रहा हूं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 3 sec स्क्वायर थीटा माइनस 4 बराबर 0। यहां से sec स्क्वायर थीटा की दो वैल्यूज मिलेंगी, कौन सी, एक तो मिलेगा sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, दूसरी मिलेगी sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3। यानी हमारा sec थीटा की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो √2 और एक 2/√3। sec थीटा बराबर 2/√3 कब होगा, √2 कब होगा, 45 डिग्री। 2/√3 कब होगा, जब इसकी वैल्यू 30 डिग्री। तो tan थीटा, tan 45 पे 1, tan 30 पे 1/√। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए स्मॉलेस्ट नॉन जीरो वैल्यू के की, ताकि ये संख्या 9 से डिविजिबल हो। देखो हम पहले पुट करते हैं 4 8 3 9 7 के 5, इसको 9 से डिविजिबल बनाना है। 9 से कोई संख्या डिविजिबल कब होती है, जब सम ऑफ डिजिट 9 से कट जाए। तो 9 हटा दो, 8 4 12 हटा दो, 7 5 12 3 15 हटा दो, यानी हमारा बचा कितना, ओ सॉरी एक मिनट, देखो हमने क्या कहा, ऐसे देखो हमने कहा 4 8 3 9 7, तो देखो इसको 9 से डिविजिबल बनाया तो 9 पहले काट दिया, 8 4 12 3 15 7 22 5 27, 27 9 से कट गया, खत्म। यानी के जो भी संख्या होगी वो या तो 0 होगी और या तो के की वैल्यू 9 होगी, क्योंकि 27 पूरा कट गया तो के को ही 9 से डिविजिबल होना पड़ेगा। आपसे कहा गया था के की गैर शून्य न्यूनतम वैल्यू, कोई संख्या बताओ 0 से 9 के बीच में जो 9 से डायरेक्ट कट रही हो, या तो 0 या तो 9। आपको नॉन जीरो नंबर बतानी थी, यानी कि 9 हो जाए, वो न्यूनतम हो अधिकतम हो 9 ही होगा आंसर। क्या क्यूब का वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, 64 है, साइड 4, टोटल सरफेस एरिया 6a² यानी 6 गुणे 24 100, 6 गुणे 16 100, 6 गुणे 16 96। सिंप्लीफाई करना है मेरे भाई, तो 32 पावर 4 माइनस है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 32 स्क्वायर का स्क्वायर -1 लिख सकते हैं, यानी a प्लस बी, 32 स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में a माइनस बी, 32 स्क्वायर -1, नीचे कितना लिखा हुआ है 32 गुणे 31 गुणे 2 के पावर 10 प्लस 1, ठीक है लिख सकते हैं 32 गुणे 31 गुणे 2 के पावर 10 धन 1, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 33 गुणे 31 गुणे 2 के पावर 10 धन 1। आप क्या करेंगे, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो 32 का स्क्वायर प्लस 1, ये कितना हो गया 1025 गुणे 32 स्क्वायर माइनस 1 1024 माइनस 1 1023 बट 33 गुणे 31 गुणे 2 के पावर 10 प्लस 1। देखो 2 के पावर 5 कितना होता है 32, 32 का स्क्वायर 1024, 1024 प्लस 1 1025, कट गया, कट गया नहीं कट गया, कट गया।
अब देखो 31 से काटे 33 या 99, 33 का नाम 33, 31 कटेगा, आपका आंसर कितना होगा, ओवरऑल कट गया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एक धन पे 9/45 गुना है। कहा गया नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि टी की वैल्यू 5 गुना है रेट की, यानी कि 5 टाइम्स ऑफ आर है, तो आपको बताना है रेट परसेंट। एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, प्रिंसिपल प्रिंसिपल गुड़े रेट गुड़े टाइम बटे 100, ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो। ये 9/45 गुना है प्रिंसिपल का, यानी 9/45 गुणे प्रिंसिपल। अब इसी को सॉल्व करना है। पी कट गया, बिल्कुल कट गया, पी कट गया है ना, 5 9 45, 5 से ये 20 हो गया, 9 से 9 कट गया, यानी आर स्क्वायर, और 5 से 20 कट के 4 हो गया, यानी आर स्क्वायर बराबर 4, तो आर बराबर 2%। क्लियर। कहा गया हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, अगर रेक्टेंगल की लंबाई एल हो चौड़ाई बी हो तो उसका पेरीमीटर कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ एल देन बी, लेकिन आधा कहा गया, यानी एल प्लस बी की वैल्यू दी गई। कहा गया एल प्लस बी 42 है। कहा गया लेंथ 8 सेंटीमीटर ज्यादा है चौड़ाई से, यानी लेंथ जो है 8 सेंटीमीटर ज्यादा है चौड़ाई से, यानी बी प्लस 8, 2b+8 बराबर 42 है, यानी 2b बराबर 34, यानी b बराबर 17, b बराबर 17 हो गया, तो लंबाई कितनी हो गई 25, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा 25 गुणे 17, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, अब 17 गुणे 20 340, 85 और जोड़ देंगे 425। क्योंकि एनुअल प्रॉफिट परसेंटेज एक टेलीफोन कंपनी द्वारा 2015 से 20 तक कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ वो दिखाया गया है। ठीक है, क्योंकि इफ द इनकम इन 2018 वाज 330 करोड़, व्हाट वाज एक्सपेंडिचर इन 2018, देखो 2018 में इनकम 330 करोड़ थी, इनकम का मतलब क्या हो, देखो 2018 पे आते हैं, 2018 पे 65% लाभ होता है, यानी कि जो भी इनकम है उसमें क्या होता है एक्सपेंडिचर, देखो मान लो एक्सपेंडिचर मतलब इन्वेस्टमेंट, मान लो रुपए इन्वेस्ट किया गया और 65% का लाभ हुआ, यानी कि जितना इन्वेस्ट किया गया उसका 165% इनकम होगी। 65% लाभ होने का मतलब क्या, जितना इन्वेस्ट किया गया उसके सिवा 65%, यानी एक्सपेंडिचर जितना था उसका 165% आपको दिया गया। 330 है तो एक्सपेंडिचर बताना, यानी कि ये कितना लिखा है 330, यानी 330 बराबर ई गुड़े 165 बटे 100, 165 दूना 330, यानी ई बटे 100 बराबर 2, तो ई बराबर 200। कहा गया हाईएस्ट ग्रोथ कहां पे हुआ है, ठीक है 21 से 22 में, ए टाइप में कितना, बी टाइप, तो ए टाइप में 150 से 175 यानी 25 बढ़ा, यानी 1/6 हिस्सा बढ़ा 16%। 225 से 269 हुआ, यानी कितना बढ़ा 44, 44 225 पे कितना परसेंट, 44/225 गुणे 100, 25 चौको 100, 25 नवैया 225, यानी कि लगभग 20% के करीब। 300 से 315 5%, 130 से 169 यानी कि 39 बढ़ा 3%, 30% है ना, और 150 से 172 यानी कि 22 बढ़ा लगभग 15% के करीब। आपसे कहा सबसे अधिक वृद्धि कहां पे हुई, सबसे अधिक वृद्धि आपको यही दिख रहा होगा 130 से 169 जो चीज हुआ है। कहा गया एक कंपनी जो है 2018 में 25,000 टॉयज बनाता है, 2019 में 20% बढ़ जाता है, 2020 में 15% घट जाता है, तो आपसे कहा गया कि 2020 तक कुल कितने टॉयज बने। देखो सबसे पहले देखो 25,000 था पहले साल, इसका 20% बढ़ा के यानी कि 5,000 और मान लो, 25,000 प्लस 5,000, पहले साल में इतना, दूसरे साल में इतना बना, ये दूसरे साल का है। ठीक, पहले साल में इतना, दूसरे साल में पूरा, तीसरे साल में इसका 15% घट गया, यानी 30,000 का 15% यानी 4500 कम, यानी अभी कितना बना 25,000 और 30,000 में से 4500 कम, यानी 25,500 अभी बना। अब तीनों सालों का सम पूछा गया, एक में 25,000, एक में 30,000, एक में 25,500, तो 25 75 ये हो गया, 5,000 यहाँ 500 यहाँ, यानी 5500 और जोड़ दो, ये टोटल 80,500 बने। कहा ए और बी कोई कार्य 10 और 8 दिन में कर सकते हैं, एलसीएम ले लो 40 यूनिट, तो ये 4 यूनिट ये 5 यूनिट। कहा उन्होंने अल्टरनेट डे पे काम करना शुरू किया, ए काम शुरू करता है, ए 4 यूनिट करेगा, बी 5 यूनिट, स्टार्ट ए करता है, यानी कि 2 दिन में 9 यूनिट हो रहा है, हमें करना कितना 40 यूनिट, 2 दिन में 9 यूनिट, तो अगर हम 4 से गुणा कर दें तो 8 दिन में 36 यूनिट हो जाएगा। जो स्टार्ट करता है वो ऑड नंबर ऑफ डेज जाता है, यानी कि 8वें दिन कौन गया होगा बी, 9वें दिन कौन जाएगा जो स्टार्ट करता है, 9वें दिन कौन जाएगा ए कितना करता है 4 यूनिट, करना कितना 36 यूनिट हो चुका है 40 में से, यानी 4 यूनिट करना था, यानी 9वें दिन ए जाके पूरा काम खत्म करते हैं। 25 संख्याओं का एवरेज 0 है, ये सीजीएल में पूछा गया प्रश्न था, देखो रिवाइज कर दे, तो 25 संख्याओं का एवरेज 0 है, तो कहा मैक्सिमम पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर कितने होंगे। देखो 25 संख्याओं का औसत शून्य है, औसत शून्य होने के लिए क्या करना पड़ेगा, सम को 0 होना पड़ेगा,
एक बात बताओ, अगर सारी संख्याएं जीरो ले ले, मिनिमम कितनी जीरो हो सकती है, मतलब मैक्सिमम कितनी जीरो संख्या हो सकती है? 2500 जीरो जीरो ले लो तो एवरेज जीरो आएगा। आपसे पूछा है सबसे धनात्मक। देखो, अगर हम धनात्मक संख्याओं को लेते जाएंगे, मान लो ये धनात्मक, बी धनात्मक, सी धनात्मक, डी धनात्मक, डॉट डॉट डॉट, मान लो वाई तक एक्स तक धनात्मक ले लिया, इन सब का योग जो भी हो उतना ही, मान लो ए से लेके एक्स तक हमने क्या किया, मान लो हम 24 संख्याएं ए से लेके एक्स तक लेते हैं, सब पॉजिटिव, इन सब का जो भी सम है, मान लो इसका सम एस है, हम 25वीं संख्या को माइनस एस ले लेते हैं, तो ये सब, ये इन सब का सम एस, इस वाली संख्या का माइनस एस माइनस एस जीरो, अब जीरो हो गया, यानी हमें सम तो जीरो बना था। अब मैक्सिमम धनात्मक कितनी ले सकते हैं, हम 24 भी धनात्मक ले सकते हैं, बस एक को निगेटिव रखना पड़ेगा ताकि सम जीरो हो जाए। तो हम मैक्सिमम कितनी धनात्मक ले सकते हैं? 24। 20 क्यों नहीं? क्योंकि अरे देखो भैया, 24 कैसे ले सकते हैं? 24 मान लो 24 संख्याओं को एक एक ले लिया, सबका सम 24, 25वीं संख्या को हमने -24 ले लिया, बात बराबर। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर्स रखनी थी, तो हमने 24 रख दिया। क्लियर हो गया? क्यों होगा, समझ में आ गया। चार संख्याओं का योग इतना है, ए बी का रेशियो देखो, ए बी सी डी के लिए बात, ए और बी का रेशियो 1:2, बी और सी का रेशियो 3:1, सी और डी का रेशियो 2:3। अब आपसे क्या कहा गया? आपसे कहा गया जो खाली स्थान है वहां पे कौन कब्जा करेगा? दो। यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे एक, यहाँ पे खाली स्थान है, दोनों जगह दो, यहाँ पे खाली स्थान है 3। खड़ा गुणा करना है, खड़ा गुणा करने से पहले देखो कुछ कट पीट रहा हो, काट लो, 2 कट रहा है हर जगह, काट दो, 3 कट रहा है हर जगह, नहीं कट रहा, खड़ा गुणा करो, 3 6 2 3, रेशियो आ गया। अब आपको रेशियो 3:6:2:3 मिला, अगर जोड़े तो कितना हो जाएगा? 3 6 9 3 12 2 14, 14 रेशियो बराबर 875, 14 रेशियो बराबर 875। तो आपसे क्या पूछा गया था? आपसे सी की वैल्यू यानी 2 रेशियो, तो 7 से डिवाइड कर दो, यानी 2 रेशियो कितना हो जाएगा? 7 से काटोगे, पी साइन 60 बराबर क्यों? अब देखो यहां से पी गुड़े साइन 60 की वैल्यू, क्यू कॉसेक 45 यानी क्यू गुड़े, यानी पी गुड़े √3/2 बराबर Q√2, यानी हम कह सकते हैं P/Q बराबर कितना हो जाएगा? 2√2/3 रूट। अगर P²/Q² निकालूं तो ये 8/3 हो जाएगा। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, इसमें Q² से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो ये मिलेगा P²/Q² -1, ऐसे P²/Q², ये +1 मिलेगा ऊपर, यहाँ पे नीचे माइनस, यानी 8/3 +1 11/3, 8/3 -1 5/3, कट गया 11/5 जम। एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे के कॉइन और सॉरी, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे का कॉइन, यानी कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन जो है 3:4:6 के रेशियो में है। अगर कुल रुपए 143 हो, 1 रुपए के 3 सिक्के हों तो 3 रुपए, 50 पैसे के 4 सिक्के हों तो 2 रुपए, 3 रुपए इधर 2 रुपए इधर, 25 पैसे के 6 सिक्के हों यानी 1.5 रुपए इधर, कुल कितना रुपया बनना चाहिए? 6.5, 6.5 बराबर 143 दिया गया। यानी जो हमारा 6.5 है वो वास्तव में 143 के बराबर, यानी हमारा जो 13/2 है वो 143 के बराबर है, यानी 13 का नम 13 13, यानी हमारा एक जो है 1/2 है वो 11, यानी हमारा एक जो है वो 22 है, यानी 1 रेशियो बराबर 22। आपसे पूछा गया था 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी 4 रेशियो, तो 22 चौको 88 सिक्के हो जाएंगे। त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 9 AC बराबर 13, BC की लंबाई क्या हो सकती है? देखो, आपको पता है किसी त्रिभुज की अगर 3 भुजाएं ABC हो, अगर B के लिए बात की जाए किसी एक भुजा के बाद, तो ये 2 भुजाओं के योग से छोटी होगी और 2 भुजाओं के अंतर से बड़ी होगी। यानी अगर 2 भुजाएं 9 और 13 हैं तो जो BC होगी वो 9 13 22 से कम होगी और 9 13 - 9 4 से बड़ी होगी। 4 से बड़ी ये नहीं है, ये नहीं है, 22 से छोटी ये नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है जो इसके बीच लाई करता है। कहा गया फॉलोइंग टेबल जो है पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जो 4 अलग अलग कॉलेजेस में 2015 से 18 तक इनरोल हुए उनकी संख्या दिखाती है। आप देखो कौन सा कॉलेज, 4 कॉलेज देंगे ABCD, 2015 में कितना इनरोलमेंट हुआ, पास कितने हुए, इनरोल 16 में कितने हुए, पास कितने हुए, 17 में इनरोल कितने हुए, पास कितने हुए, 18 में इनरोल, मतलब अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग सालों में कितने इनरोल हुए, कितने पास हुए, उनकी संख्या दिखाई गई, दिख रहा है। अब आपसे क्या कहा गया, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास फ्रॉम कॉलेज सी ओवर ऑल द इयर्स, पुट टुगेदर टू नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन कॉलेज ओवर। सी से आपको क्या निकालना, सी से पास होने वालों की संख्या, सी से पास होने वालों की संख्या, ए में इनरोल होने वालों की संख्या का पर कितना परसेंट है, सी से पास, सी कहां है, यहाँ सी से पास होने वाले 720 780 1500 हो गया, 8 2350 हो गया, 23 8 3150 और ये 3220, यानी सी से पास होने वाले 3220 लोग। ए में इनरोल होने वाले 720
720, 650, 1370, 8 2170, 50 2220 और 9 3120। ये कटा, ये कटा, 4 से कट रहा है, 2 से पहले काट दो, 161 हुआ, 2 से काटोगे 156, 156 161 का लगभग एक बार ले जाओगे तो बचेगा कितना, 5 50, दशमलव लगाया 50 हो, 50 भी नहीं कटेगा, जीरो बढ़ाएंगे 500 हो जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, यानी 1.03 के करीब आपका आंसर आ जाएगा, 1.03 के करीब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक आदमी 2/5 डिस्टेंस को 40 के स्पीड से, रिमेनिंग को 60 से चलता है एवरेज स्पीड, तो 40-60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। हम मान लेते हैं 120 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। 2/5 कितना हो जाएगा, 2/5 कितना हो जाएगा, 2/5 कितना हो जाएगा, 48 किलोमीटर। 48 को 40 से बचा कितना, 72 किलोमीटर 60 किलोमीटर। टोटल एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस 120/3। हम कितने को कितने से गए, 48 को 40 से गए, 1.2 आवर्स लगे। 72 को 60 से गए, 1.2 आवर्स लगे। यानी 120 को हम 2.4 आवर में कवर करते हैं, यानी एवरेज स्पीड हो जाएगी 50। कहा रेडियस राइट सर्कुलर कोन की 20% बढ़ा दीजिए, हाइट को 25% डिक्रीज कर दिया जाए तो वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। देखो आपको क्या करना है, आपको रेडियस को 20% से बढ़ाना है और हाइट को 25% से कम कर देना। आप एक बात बताओ, रेडियस अगर 5 थी तो अभी कितनी हो गई, 6। हाइट अगर 4 थी तो अभी कितनी हो गई, 3। वॉल्यूम पहले कितना होगा, कोन के लिए वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं, हमें R1 स्क्वायर H1 कैलकुलेट करना है। R1 स्क्वायर H1 पहले कितनी थी त्रिज्या, 5 थी, देखो 5 थी, और वॉल्यूम हाइट कितनी थी, 4। 25 चौको 100 पहले वॉल्यूम था, अभी कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो गई 6 यानी 36, और H कितना हो गया, 4 से घट के 3, 36 यहाँ 108, यानी जो पहले 100 था वो 108 हो गया, यानी कि कितना बढ़ा, 8%। इसको ऐसे कर सकते हैं, या फिर आपको पता है कि R1 स्क्वायर यानी कि 20% की दो सक्सेसिव बढ़ोतरी और 25% का डिक्लाइन, 20 का सक्सेसिव बढ़ोतरी कितना हो जाता है, 44%, यानी 44% बढ़ोतरी, 25% घटोतरी का वो निकालना था। तो आप कहते हैं एक्स और वाई, X% वृद्धि, Y% कमी, X माइनस वाई माइनस XY/100 यानी कि 11। तो 44 में से 11 घटता कितना हो जाता, 44 में से 25 11 36 घटा दो यानी कि 8%। क्लियर हो गया। तो ये थे 25% जो आपके लास्ट शिफ्ट में पूछे गए ग्रेजुएशन लेवल। आई होप आपको सारे समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ साथ आपको एक चीज और बताना था कि जो आपका सीपीयू वाला सेट है ना, सीपीयू वाले सेट को फॉलो करना उतना ही जरूरी जितना इस सेट को फॉलो करना जरूरी था। तो डू चेक आवर सीपीयू वाली प्लेलिस्ट। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू ऑल टू एंजॉय। वंदे मातरम, जय हिंद।